हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉलेज टू एजुकेट में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा नया टॉपिक है ये। इस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज़ क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है और इससे कैसे बच सकते हैं और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे इसमें। तो आज हम एम्फाइसेमा स्टार्ट करेंगे। एम्फाइसेमा हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इसका डेफिनेशन देखेंगे क्या है। एम्फाइसेमा क्या है? एम्फाइसेमा इट इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डिजीज़ ऑफ लंग। ये कैसी डिजीज़ है? लॉन्ग टर्म मतलब कि लंबे समय तक चलने वाली, मतलब क्रोनिक डिजीज़ है। प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। मतलब कि थोड़ी सी अगर डिजीज़ हुई है, मतलब थोड़ा हुआ तो धीरे धीरे वो और बढ़ते बढ़ते सीवियर कंडीशन की तरफ चला जाएगा। प्रोग्रेसिव है। इरिवर्सिबल मतलब कि रिवर्स नहीं होगी। अगर एक बार डिजीज़ हो गई और हमारे लंग में कोई डैमेज हो गया तो डैमेज फिर से क्योर नहीं हो पाएगा। जो डैमेज हो गया वो हो गया। डिजीज़ ऑफ लंग, और लंग की डिजीज़ है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं हम। इसमें क्या होगी? दैट अफेक्ट रेस्पिरेटरी यूनिट। और इसमें क्या अफेक्ट करे? एम्फाइसेमा जो है क्या किस चीज़ को अफेक्ट करेगी? रेस्पिरेटरी यूनिट को। और रेस्पिरेटरी यूनिट हमारी क्या होती है? रेस्पिरेटरी यूनिट जहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होती है। तो हमारा जो भी एयरवे है, एयरवे में जैसे कि हमारा नोज़ हो गया, ट्रेकिया हो गया, ये डिवाइड होते जाते हैं। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गया, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, ये क्या है? हमारे पूरा एयरवे है। एयरवे, और इसमें से एयरवे जो अपर पार्ट का मैंने बताया, नोज़, रेस्पिरेटरी मतलब ट्रेकिया, और प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ये सब हमारे एयरवे है। और ये जितने नाम रखे हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, ये सब गैस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और वो गैस को अंदर लाने में मतलब रास्ता प्रोवाइड करते हैं, और ये गैस को एक्सचेंज करवाते हैं, मतलब ब्लड में गैस का एक्सचेंज करवाएंगे। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, इन चीज़ों को अफेक्ट करेंगे एम्फाइसेमा। इसमें क्या होता है? डैमेज द वाल्स ऑफ रेस्पिरेटरी यूनिट। रेस्पिरेटरी यूनिट के वाल्स को डैमेज करेंगे। जैसे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वियोलर डक्ट हैं, एल्वियोलाई हैं, इनके वाल्स को डैमेज करेगा एम्फाइसेमा। विच लूजेज इलास्टिसिटी, और वाल डैमेज होगी तो क्या होगी? एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी। और इलास्टिसिटी क्या होती है? मान लीजिए अगर कोई रबड़ है तो रबड़ के क्या करेंगे? हम खींचेंगे, एक्सपेंड हो जाएगा, छोड़ेंगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, वो उसकी इलास्टिसिटी है। तो हमारी एल्वियोलाई भी इलास्टिक होती है। जैसे ही हम एयर इनहेल करेंगे तो फूल जाएगी, एक्सहेल करेंगे फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, तो उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी। एंड परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ एयर सैक्स, और परमानेंट इनलार्जमेंट मतलब पूरे फुली ही रह जाएगी, वैसा ही रह जाएगा। जैसे कि इनहेल किए, ऑक्सीजन अंदर गई, एल्वियोलाई हमारी फूली, और फूलने के बाद उसकी इलास्टिसिटी है ही नहीं, वापस रिटर्न जाएगी ही नहीं, वैसे ही रह जाएगी, तो फुली रह जाएगी। कोलैप्सिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड ट्रैपिंग ऑफ एयर इन एल्वियोलाई, और वो इनलार्जमेंट होगी तो कोलैप्स कर जाएगा ब्रोंक्यूल्स कोलैप्स कर जाएंगे, तो जो एल्वियोलाई में एयर गया वो वहीं ट्रैप हो जाएगा, तो फूला हुआ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? नॉन एज बुले। और जो फूल गया उसको बुले बोलते हैं। तो हमने क्या देखा इसमें डिफिनेशन में कि एम्फाइसेमा जो है लॉन्ग टर्म है, प्रोग्रेसिव है, इरिवर्सिबल है, जो कि लंग डिजीज़ है और अफेक्ट करती है किसको? रेस्पिरेटरी यूनिट को। और रेस्पिरेटरी यूनिट को कैसे अफेक्ट करेगी? उसके वाल्स को डैमेज कर देगी
वाल्स को डैमेज होने से इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी। इलास्टिसिटी लॉस होने की वजह से इनलार्जमेंट हो जाएगा एयर सेक्स का। एयर सेक्स इनलार्जमेंट होंगे, उसमें एयर जाने की वजह से एयर इनलार्जमेंट हो जाएगा एयर सेक्स का, और ब्रोंक्यूल्स कोलैप्स कर जाएंगे, तो एयर ट्रैप हो जाएगा उसके अंदर। और आगे देखते हैं। ये देखिए क्या होता है, मैं बता रहा था ना आपको, रेस्पिरेटरी पाथवे, एयरवे कैसे होता है। ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद ये डिवाइड हो गई। ये लंग्स, हमारे 2 लंग्स होते हैं ना, तो लंग्स ये नोज से आया एयर अंदर, ट्रैकिया, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद डिवाइड हो गया ये प्राइमरी ब्रोंकस और सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी के बाद टर्सरी, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ही डिवाइड होते हैं एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई में। आप इसको देखिए, यहाँ से जूम करके यहाँ दिखाया गया है। ये रहा हमारा एल्वियोलर सैक, ऐसा होता है। और इसका ये आप यहाँ से देख सकते हैं एल्वियोलर सैक को, और जूम किया गया है कैसे ये गैस को एक्सचेंज करता है। ये रहा कैपिलरी। कैपिलरी में हमारी डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहती है। कैपिलरी से CO2 ले लेगा और O2 उसके अंदर चला जाएगा, तो एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये कहाँ होती है, एल्वियोलाई का काम है एक्सचेंज करना। कैपिलरी का बेड पूरा होता है और इस बेड में एक्सचेंज होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं, ये रहा एल्वियोलाई। ये देखिए हमारा नॉर्मल एल्वियोलाई है। नॉर्मल ऐसे होता है, और जब एम्फाइसेमा होगी, एम्फाइसेमा होगी तो ये देखिए वाल्व्स डैमेज हो चुके हैं और ये खोखला दिख रहा है, फुला हुआ है, और इसको बुल्ली बोलेंगे। ये बुल्ली है। ये यहाँ से ये ब्रोंक्यूल्स है, ये यहाँ से कोलैप्स हो जाएंगे और ये बुले फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब एम्फाइसेमा के टाइप्स पढ़ेंगे। एम्फाइसेमा के टाइप्स 2 प्रकार के हैं, सेंट्री लोबुलर, पैन लोबुलर। तो सेंट्री लोबुलर में क्या होता है और पैन लोबुलर में क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे। तो सेंट्री लोबुलर, नाम से ही समझ में आ रहा है सेंट्री, बिगिन्स इन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड स्प्रेड टू पेरिफेरी। कहाँ शुरू होगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में शुरू होगी। ब्रोंक्यूल्स में होने के बाद धीरे धीरे पेरिफेरी की तरफ चली जाएगी, मतलब एल्वियोलाई की तरफ चली जाएगी। और किधर अफेक्ट करेगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ अपर हाफ ऑफ लंग्स, और लंग्स के अपर हाफ में अफेक्ट करेगी, मेनली ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। और ये सेंट्री लोबुलर जो है मेनली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है। आप ये देख सकते हैं, इधर से आया ट्रैकिया, ट्रैकिया से लंग्स में एक एक डिवाइड हुए। हाँ, ये आया प्राइमरी ब्रोंकाई, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये टर्सरी, और ये ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स में ये क्या हो गया, डैमेज कर रहा है ब्रोंक्यूल्स को, ब्रोंक्यूल्स। और नीचे हैं ये रहे एल्वियोलाई, तो अपर वाले पार्ट को डैमेज किया, देख रहे हैं आप, ये रहा, आप देख सकते हैं सही से। ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स को इसने डैमेज किया, अपर हाफ ऑफ लंग को, तो ये होता है सेंट्री। ये रहा सेंट्री लोबुलर एम्फाइसेमा। अब पढ़ते हैं पैन लोबुलर। पैन लोबुलर में क्या होता है, इन्वॉल्व्स होल रेस्पिरेटरी यूनिट। ये पूरी रेस्पिरेटरी यूनिट को ही अफेक्ट करती है, मतलब ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई सबको अफेक्ट करेगी ये कहाँ होगी, लोअर हाफ, एल्वियोलाई में पहुंच गई। एल्वियोलाई नीचे ही होती है, लोअर हाफ को अफेक्ट करेगी, मेनली ड्यू टू अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। और ये क्यों होती है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी की वजह से। ये क्या होता है पढ़ेंगे हम आगे, पर आप लोगों को बता देता हूँ। अभी आप देख ले बस कि इसके वजह से पूरा रेस्पिरेटरी यूनिट ही अफेक्टेड है। ये पूरा रेस्पिरेटरी यूनिट, ये क्या है, पैन लोबुलर एम्फाइसेमा। अब देखते हैं कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या होता है। तो ये एक प्रोटीन है जो कि हमारे लिवर सिंथेसाइज करती है, सिक्रीट करती है, और इसके वजह से हमारी इलास्टिसिटी बनी रहती है। मतलब ये इलास्टेज को रोकेगा, मतलब
इनहिबिट कर देगा, इलास्टेज को रोकेगा, प्रोटीएज को रोकेगा, ताकि हमारे इलास्टिन फाइबर या प्रोटीन्स लंग्स के बने रहें। और ये इसकी डिफिशियंसी होगी तो इलास्टिसिटी कम होने लगेगी, इलास्टिसिटी कम होगी तो एम्फाइसेमा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी होती है तो पैन लोबुलर एम्फाइसेमा होगा। आगे देखते हैं कॉजेज़। अब एम्फाइसेमा होने के क्या क्या कॉज हैं वो पढ़ेंगे। सिगरेट स्मोकिंग, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है। सिगरेट व स्मोकिंग मतलब सेंट्री लोबुलर एम्फाइसेमा, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, पर होती तो एम्फाइसेमा ही है इसके वजह से। तो सिगरेट हमारा मेन कॉज है। फिर डिफिशियंसी ऑफ अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन इन ब्लड, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी किससे भी हो जाएगी। अभी मैं बता रहा था आप लोगों को, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या होती है, एक प्रोटीन है जो कि लीवर सिक्रेट करती है और उसका काम क्या है, इलास्टिसिटी को मेंटेन करना, इलास्टिन को बनाए रखना और प्रोटीन को बनाए रखना। और क्या है कॉज, एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग टॉक्सिन्स, एटमॉस्फेयर्स में जो टॉक्सिन्स हैं सराउंडिंग में जो है, मान लो कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहाँ पे बहुत गंदे केमिकल्स निकल रहे हैं, उसका फ्यूम्स आ रहा है और वो फ्यूम्स इरिटेट कर रहा है लंग्स को, तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, फिर धीरे धीरे डैमेज करके एम्फाइसेमा हो सकती है। सराउंडिंग, सेकेंड हैंड कोई स्मोकर है, पैसिव स्मोकर है, सेकेंड हैंड पैसिव स्मोकर क्या होते हैं, मान लो एक तो कोई एक्टिव स्मोकर जो सिगरेट पीता है और वो सिगरेट पी रहा है, बाकी लोग जो भी हो बैठे हों उसके आसपास में, तो जो वो स्मोक निकालेगा, धुआं निकालेगा बाहर, वो जो बाजू में बैठे हैं उनके पास जाएगा और वो भी अफेक्ट करता है। तो सराउंडिंग से हो गया। इनहेरिडेटरी मतलब जो जन्म से, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, मतलब माता पिता को है तो बच्चों को हो गया, फिर उसके बच्चों को भी हो सकता है। तो इनहेरिडेटरी ये कब होती है, अभी मैंने जैसे ये बताया अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये इनहेरिडेटरी होता है, इसकी डिफिशियंसी बचपन से हो सकती है। ये होगी, इसकी कमी होगी एंटीट्रिप्सिन की, तो इलास्टिसिटी सही नहीं रहेगा लंग्स का, इलास्टिसिटी सही नहीं रहेगा तो एम्फाइसेमा होने के फुल चांसेस हैं। ये है, तो ये इनहेरिडेटरी हो जाती है। आगे देखते हैं नोट, ये हमारे जो भी हैं इम्पोर्टेंट हैं इसलिए नोट में लगा रखा है। तो इसको देखते हैं हम क्या है इसमें, एम्फाइसेमा एलोंग विथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कॉजेज सीओपीडी। तो एम्फाइसेमा के साथ साथ अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगी तो सीओपीडी होने के चांसेस होते हैं, सीओपीडी हो जाएगा। एम्फाइसेमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, जिसमें आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएंगे, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा सीओपीडी कॉज करते हैं। सीओपीडी क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज़, मतलब कि पुल्मोनरी डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, उसमें क्या होगी, रेस्पिरेटरी की जो पाथवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, ये है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज़। आगे देखते हैं अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन इज प्रोटीन, मैं आप लोगों को पहले ही बताया प्रोटीन है, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, जो कि लीवर प्रोड्यूस करती है, विच प्रोटेक्ट द टिश्यू फ्रॉम प्रोटीएज, इलास्टेज एंड मेंटेन द इलास्टिसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी यूनिट। मैं आप लोगों को पहले ही बताया इस चीज़ को कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये इनहेरिडेटरी होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है टिश्यू को प्रोटीएज से। प्रोटीएज क्या होता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाए, इलास्टेज जो इलास्टिन फाइबर को तोड़ दे, डाइजेस्ट कर जाए, और प्रोटीएज और इलास्टेज को मेंटेन करके रखेगा, तो हमारी इलास्टिसिटी रेस्पिरेटरी यूनिट के बनी रहेगी। ये है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन का काम। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये क्या है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, दैट मे कॉज लंग एंड लीवर डिजीज़। लीवर डिजीज़ क्यों, क्योंकि ये लीवर से सिंथेसाइज होता है, तो लीवर डिजीज़ भी कर सकता है और लंग डिजीज़ तो हो ही रहा है, हम लोगों ने देखा। और इनहेरिटेड डिसऑर्डर, क्योंकि ये अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, तो इसके वजह से हमारा एम्फाइसेमा भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब ये
एम्फाइसेमा होती कैसे है, हमारे बॉडी में एम्फाइसेमा कैसे कैसे होती जाएगी उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? ईटियोलॉजिकल मतलब कि कॉजेज़, कॉजेज़ जो भी कॉजेज़ हैं एम्फाइसेमा होने के, उनकी वजह से क्या क्या कॉज थे? सिगरेट स्मोकिंग, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी या टॉक्सिन्स, इनके वजह से क्या होगा? डैमेज या इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवे एंड एल्वेओलाई, इसके वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या डैमेज हो जाएगा एयरवे में। एयरवे में डैमेज होगा तो वहाँ WBC सीक्रेट होंगे, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए एयर रिलीज़ होते हैं प्रोटेक्शन में, और ये न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस रिलीज़ होंगे तो ये क्या करेंगे? साइटोकाइंस, इलास्टेज एंड प्रोटीएज को रिलीज़ करेंगे। तो साइटोकाइंस जो अफेक्टेड सेल्स हैं हमारे उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, अफेक्टेड सेल को, इलास्टेज वहाँ के इलास्टिन फाइबर को तोड़ेंगे, प्रोटीएज जो भी वहाँ पे मतलब डिजीज़ हो रही है उसके प्रोटीन्स को, जो सेल्स ख़राब हो रहे हैं उनको तोड़ेंगे। ये सब हमें प्रोटेक्ट करने के लिए रिलीज़ होते हैं, पर इसकी वजह से हमारा सेल वाल ही वहाँ का डैमेज हो जाता है, एल्वियोलाई का वाल डैमेज हो जाएगा, और उसके वजह से क्या होगी? ये जो जब रिलीज़ होंगे तो क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ इलास्टिन, इलास्टिन फाइबर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, और इलास्टिन फाइबर की डिस्ट्रॉय होने की वजह से लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ही लॉस हो जाएगी, तो हमारा लंग इफेक्टिवली काम ही नहीं करेगा, पुश ही नहीं करेगा, एयर को बाहर ही नहीं निकाल पाएगा, अंदर ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि इन्फ्लेट होगी लंग, फिर पिचकेगी, तभी तो एयरवे बना रहेगा हमारा और एयर का एंट्री और आउटपुट बना रहेगा। तो इलास्टिसिटी ही लॉस, इलास्टिसिटी लॉस हो गई तो इरिवर्सिबल इनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेसेस। तो जैसे ही हमारी एयर इंटर होगी फिर हमारा एल्विलाई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा तो इरिवर्सिबल इनलार्जमेंट, फुला का फुला ही रह जाएगा एयर स्पेसेस। और ये कहाँ से होगी? डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। डिस्टल कौन सा है? एल्वियोलाई हमारे डिस्टल्स हो गए, और एल्वियोलाई से ऊपर की तरफ जाएंगे टर्मिनल की तरफ, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मतलब कि एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ऐसा होता जाएगा। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में अगर हो गई इलास्टिसिटी लॉस हो गई तो ये कोलैप्सिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, कोलैप्स हो जाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। इधर एल्वियोलाई में एयर भरे पड़े हैं और ऊपर की ब्रोंक्यूल्स कोलैप्स कर गई, कोलैप्स कर गई तो क्या हो गया? एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एयरवे ब्लॉक हो गया, एयरवे ब्लॉक हो गया, रिड्यूस लंग्स स्पेस फॉर गैस एक्सचेंज, लंग्स में जो भी स्पेस है गैस की एक्सचेंज करने के लिए एल्वियोलाई वो कम हो गई, तो गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा एम्फाइसेमा, और एयर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो एयर एल्वियोलाई में ट्रैप हो गई उसके वजह से बुल्ले फर्म हो जाएगा और एम्फाइसेमा। ये हमारा हुआ पैथोफिजियोलॉजी की डिजीज़ कैसे होती है। आगे देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। क्या साइन है, क्या सिम्टम्स है एम्फाइसेमा के, वो देखेंगे हम। चलिए देखते हैं। कफिंग इन मॉर्निंग, सुबह सुबह बहुत कफ होगी, वीजिंग साउंड होगी, मतलब घरघराहट सी साउंड आती है, वो साउंड होगी। डिस्निया क्या होती है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब एल्वियोलाई काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? इंसान को सांस, मतलब ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को, और ऑक्सीजन ये डिफ्यूज़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा ना, एल्वियोलाई के डैमेज होने की वजह से ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है हमारे ब्लड में एक्सचेंज नहीं होगा तो टिश्यू को नहीं मिलेंगे, तो वो चाहेगा ना कि मुझे और ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या करेगा इंसान? तेज़ी से सांस लेगा और जल्दी सांस लेगा, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, एक्सरसाइज टॉलरेंस डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि इंसान एक्सरसाइज करेगा तो बॉडी में O2 की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, तो डिक्रीज हो जाएगा ना एक्सरसाइज टॉलरेंस। एक्सरसाइज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा इंसान एक्सरसाइज करने जाएगा उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगेगी, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी। अब सीवियर कंडीशन में क्या होते हैं? अगर एम्फाइसेमा सीवियर होगी तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो देखेंगे। इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जल्दी इंसान सांस लेने लगेगा,
रैपिड ब्रीदिंग सेम चीज़, चॉकिंग लगेगा कि फंस रहा है, कुछ फंसा हुआ है, ब्लॉक हो रहा है मेरा पूरा एयरवे, ऐसे चॉक हो जाएगा। साइनोसिस, ऑक्सीजन की कमी हो ही रही है बॉडी में, क्योंकि ऑक्सीजन का एक्सचेंज सही से नहीं हो रहा है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, या मतलब हमारा स्किन जो है ब्लू ब्लू दिखने लगेगा। ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे स्किन ब्लू नीले पड़ने लगते हैं, वो है साइनोसिस। फटीग, थकावट भी होने लगेगी। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया क्या है, भूख भी नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो वेट लॉस। आगे देखते हैं। फिर कफिंग विथ थिक म्यूकस, एयरवे का हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होने लगेगी, म्यूकस सिक्रेट होने लगेगी, और म्यूकस सिक्रेट होगी तो जब भी कफ करेंगे तो थिक म्यूकस निकलेगा। और हार्ट फेलियर भी हो सकती है, लंग काम नहीं कर रहा है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। हमें ऑक्सीजन की कमी हो गई तो फिर तो जीवन का अंत ही होना लास्ट में। चलिए, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। फिर अब पढ़ते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब कि क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एम्फाइसेमा हुई है। तो मेडिकल हिस्ट्री, पहले हिस्ट्री लेंगे पेशेंट का कि पहले कभी पास्ट एक्सपीरियंस में हुआ तो नहीं है, या कब से हो रहा है, पूछताछ करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, एग्जामिन करेंगे, नर्स करे या डॉक्टर फिजिकल एग्जामिन करेंगे, मतलब कि देखेंगे अगर उसका साउंड सुनेंगे, चेस्ट पे स्टेथोस्कोप रखेंगे, ऑस्कल्ट करेंगे, सुनेंगे कि हाँ कैसी साउंड आ रही है। अगर कफ भरा है उसमें तो पता चल जाएगा हमें। म्यूकस भरे हैं, अगर म्यूकस भरा पड़ा रहेगा लंग्स में तो पता चल जाएगा, साउंड की वजह से अलग अलग साउंड आती है, वो डॉक्टर समझ जाते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट की एक्सरे करेंगे। एक्सरे में हमें दिख जाएगा कि कहीं म्यूकस भरा तो ना है, या हमारा जो बुल्ले फॉर्मेशन हुआ बुल्ले दिख जाते हैं तो चेस्ट का एक्सरे करेंगे। सीटी स्कैन इसमें भी दिखेगी। सीबीसी ब्लड, ताकि सीबीसी क्यों करेंगे कि हमें पता चल जाए कि कोई इन्फेक्शन कोई बैक्टीरिया की वजह से तो नहीं हो रही है, तो सीबीसी। एबीजी एनालिसिस, एबीजी क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, तो आर्टरी में हम ब्लड का एनालिसिस करेंगे, आर्टरी का सैंपल लेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या CO2 का मात्रा है और क्या O2 का है। तो CO2 और O2 के बारे में हम वहाँ पे आर्टरी में से देख लेंगे। आर्टरी का सैंपल लेंगे, वहाँ चेक कर लेंगे कि CO2 का और O2 का क्या लेवल है ब्लड में। स्पुटम कल्चर, स्पुटम का टेस्ट करेंगे, देखेंगे वो कौन सी पैथोजन की वजह से हो रहा है या कौन सा पैथोजन है, तो हमें समझ में आ जाएगा एम्फाइसेमा के बारे में। पल्स ऑक्सीमेट्री, इसका क्या काम है, ये भी ऑक्सीजन लेवल चेक करती है। अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन की कहीं डेफिशिएंसी तो नहीं है, ये भी चेक कर सकते हैं। हमारे ब्लड में 75 to 150 mg पर डेसीलीटर होती है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी मतलब हमारा लंग्स सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसका टेस्ट करते हैं। ये कैसे होती है, स्पायरोमेट्री, एक डिवाइस है स्पायरोमेट्री, उसमें पेशेंट को बोलते हैं कि वो फूके, और फूकेगा तो एक बॉल्स होते हैं ऊपर की तरफ उठते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि किस लेवल तक उठे तो लंग का वॉल्यूम क्या है, इंसान कितना फोर्स लगा पा रहा है, तो हमारा लंग कितना अच्छे से काम कर रहा है, ये पता लग जाती है। अब आए मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट को ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ट्रीटमेंट देखेंगे क्या हो सकता है। वैसे तो हमारा ये इरिवर्सिबल डिजीज़ है, इसका क्योर तो है नहीं, पर हम इंसान को लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए मैनेजमेंट, थोड़ा सा प्रिवेंशन जो कर सकते हैं। वैसे तो इरिवर्सिबल डिजीज़ है एम्फाइसेमा, पर इसको फिर भी हम थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन देंगे, थोड़ा सा इंसान को राहत मिले। स्टीरॉयड्स क्यों देंगे, स्टीरॉयड से इन्फ्लेमेशन डिक्रीज होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेंगे। ब्रोंको डायलेटर्स मतलब कि एयरवे को डायलेट करेंगे, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, हमारा एयरवे नैरो हो जा रहा है, ब्लॉक हो रहा है, तो ब्रोंको डायलेटर उसको डायलेट कर देंगे तो थोड़ा हमें हेल्प मिलेगा। रेस्पिरेशन में एंटीबायोटिक्स, अगर किसी पैथोजन से किसी बैक्टीरिया से हो रहा है ये, तो एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि बैक्टीरिया किल हो जाए। पोस्टूरल ड्रेनेज क्या हो जाए, एक पोजीशन होती है, मतलब डॉक्टर्स बताएंगे कि इस पोजीशन में लेटो या ऐसे करो, तो पोजीशन के
अलग अलग पोजीशन दे करके जो भी अंदर म्यूकस भरा पड़ा होगा उसको पोजीशन के दे करके निकाल लेंगे। तो पोजीशन दे करके म्यूकस को निकालेंगे। पोस्टीरियर ड्रेनेज। चेस्ट परकशन। चेस्ट परकशन क्या होता है, मतलब कि सीने पे कप शेप, मतलब अपने हैंड को कप शेप में कर लेंगे और परकस करेंगे, उस पर ठोकेंगे, तो जो भी म्यूकस, थिक म्यूकस होगा वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आ जाएगा। या वैक्सीन फॉर फ्लू एंड निमोनिया। वैक्सीन फॉर फ्लू एंड निमोनिया, तो वैक्सीन लगेगी, या हो सकता है निमोनिया की वजह से एम्फाइसेमा हो रहा हो इसके लिए, या फ्लू वायरस है इनको ठीक करने के लिए वैक्सीन देंगे। अब हमारे कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट है। सर्जिकल मतलब कि सर्जरी करके भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, बुलेक्टोमी, जो भी बुले हमारी बनी थी उसको अगर अफेक्टेड है तो उसको काट के निकाल देंगे, और जो भी अनअफेक्टेड रहेगी वो बची रह जाएगी। तो थोड़ा हमें इजी हो जाएगा, क्योंकि अफेक्टेड है तो अब बाजू वाले को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं, बहुत सारे, मतलब एल्वियोलाई ऐसे नहीं होते कि 5-10 भरे पड़े हैं, मिलियंस में होते हैं, मिलियंस में। तो मिलियंस हैं तो उसमें और भी एल्वियोलाई को अफेक्ट ना कर सके, इसलिए उसको निकाल देंगे। और ये हमारा लास्ट ऑप्शन है लंग ट्रांसप्लांट, पूरा लंग ही ट्रांसप्लांट कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। ख़त्म हो गया। तो आज हमने अपना डिजीज़ कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को जो भी लास्ट तक देखे होंगे उनको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पूरा कंसेप्ट दिया है आपको और पूरी समझाने की कोशिश की है। थैंक यू। आप जो भी लास्ट तक देख रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू, कि उम्मीद से आपको समझ में तो ज़रूर आया होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, आपको उम्मीद है आया भी होगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।